दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कहानी लेकर आए हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुरैया और नूरजहां के बाद जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर निभाए गए अपने किरदार के गानों को खुद ही गाया। हिंदी सिनेमा के इतिहास में इस अभिनेत्री को वन फिल्म वंडर के नाम से जाना जाता है, जो पैदा तो हुई थी चांदी की चम्मच लेकर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपार शोहरत देखी लेकिन अपनी उस शोहरत को बचा नहीं पाई। इसके कई कारण थे दोस्तों। फिल्में करने की कुछ इनकी अजीबोगरीब शर्तें हुआ करती थी। इसके अलावा इनका निजी जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव लिए हुए था। अपनी पहली ही फिल्म से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली इस अभिनेत्री ने अपने पहले ही फिल्म के निर्माता निर्देशक को कोर्ट में घसीटकर हिंदी सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन से गायब हो गईं। हमको अब तक आशिकी था वो, जिसने आज से 40 साल पहले भी बायकॉट का सामना किया था। दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड में बॉयकॉट ट्रेंड बहुत ही तेजी से चल रहा है। जब भी यूजर्स को किसी सितारे का दिया कोई बयान या फिल्म से जुड़ी कोई चीज पसंद नहीं आती है तो सोशल मीडिया पर लोग बायकॉट ट्रेंड शुरू कर देते हैं। हमें तो लूट लिया मिलके। फिल्म पठान और आदि पुरुष कई फिल्मों को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने का ट्रेंड चला, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये बायकॉट ट्रेंड आज से नहीं है, बल्कि पिछले 40 वर्षों से हिंदी सिनेमा में चला आ रहा है। आदित्य चोपड़ा से पहले उनके अंकल B.R. चोपड़ा भी इस बायकॉट ट्रेंड को झेल चुके हैं। दोस्तों पहले के समय में सोशल मीडिया का चलन भले ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों को किसी फिल्म के टाइटल या कहानी से दिक्कत होती थी तो उसके खिलाफ लोग अपनी आवाज उठाते थे। दोस्तों मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा ही हुआ था कुछ B.R. चोपड़ा की फिल्म निकाह के साथ, जिसके टाइटल को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा था। चेहरा छुपा लिया है किसी ने ही। इस फिल्म में राज बब्बर और अभिनेत्री सलमा आगा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। दोस्तों मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो 1982 में सिनेमा घरों में इस फिल्म के टाइटल की वजह से मेकर्स को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा था। साल 1982 की सुपरहिट फिल्मों में से एक फिल्म थी निकाह। इस फिल्म से एक अभिनेत्री जो गायिका भी थी, जिसका नाम सलमा आगा था, एक्टिंग की दुनिया में कदम रखती है। अपने करियर की पहली ही फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। दोस्तों अभिनेत्री सलमा आगा का जादू ऐसा था कि लोग इनके बारे में और जानने की कोशिश करने लगे, और जब जानने की कोशिश हुई तो उनके बारे में जानकर लोगों ने बहुत हैरानी महसूस की। दोस्तों इस फिल्म से सलमा आगा रातों रात स्टार बन चुकी थी। It's a big joke, but it's not a joke. दर्शक उनके दीवाने हो चुके थे। हर तरफ उन्हीं के बारे में अखबारों मैगजीनों में आर्टिकल आने लगे। ऐसे में ही एक आर्टिकल आया कि सलमा आगा राज कपूर की बहन है। इसे पढ़कर पाठक बहुत हैरान हुए कि सलमा आगा और राज कपूर में क्या कनेक्शन हो सकता है। और दोस्तों इसी बात से बात निकलते निकलते सलमा आगा का कनेक्शन कपूर खानदान से निकल गया, और फिर सामने खबर ये आई कि सलमा आगा राज कपूर की मौसेरी बहन है। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। जाने की जिद ना करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे ये फंस गई है जान मेरी किस अजाब में, जिंदगी तेरे दर पे फना कर चले। दोस्तों सलमा आगा का जन्म
25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उनका बचपन हिंदुस्तान में ही बीता। और इसकी वजह ये है दोस्तों कि सलमा आगा की नानी अनवरी बाई बेगम हिंदी फिल्मों की शुरुआती दौर की अभिनेत्री हुआ करती थीं। अनवरी बाई बेगम ने वर्ष 1932 में रिलीज फिल्म ही रांझा में अभिनय किया था और अनवरी बाई बेगम के शौहर रफीक गजनवी एक संगीतकार थे। हालांकि इन दोनों का रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल सका। रफीक अहमद और अनवरी बाई बेगम की एक संतान हुई, जरीना गजनवी, जिनका जन्म अमृतसर में ही हुआ था, जो बड़ी होकर हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेत्री वो भी दिखी। दोस्तों, जरीना गजनवी हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री नसरीन के नाम से जानी गई, जिनका एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म था शाहजहां, जिसमें उन्होंने मुमताज की भूमिका निभाई थी, जिसका गाना आज भी बहुत ही लोकप्रिय है। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अनवरी बाई बेगम और रफीक गजनवी का रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल पाया। रफीक गजनवी से अलग होने के बाद ही रांझा फिल्म में रांझा का किरदार निभाने वाले जुगल किशोर मेहरा से ही उन्होंने शादी कर ली। नाना, जिनका नाम जुगल किशोर मेहरा था, हमारे वो भी फिल्म्स में थे। बाद में जुगल किशोर मेहरा ने अपना धर्म परिवर्तित किया। जुगल किशोर मेहरा से अहमद सुल्तान हो गए। Grandfather was Director General All India Radio and Pakistan. उनकी वालदा जो पृथ्वीराज कपूर की थी और हमारे नाना ये बहन भाई थे सगे। सलमा आगा की परवरिश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में और साथ साथ लंदन में भी होती रही। सलमा आगा ने अपनी पढ़ाई लंदन से ही पूरी की। पढ़ाई खत्म करने के बाद सलमा आगा पाकिस्तान चली गईं, जहां उन्हें पाकिस्तानी फिल्मों में काम मिल गया और इस तरह सलमा आगा जो हिंदुस्तान से थीं, पाकिस्तानी फिल्मों में काम करने के दौरान वो पाकिस्तानी अभिनेत्री हो गईं। सलमा से जुड़ा एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। दरअसल सलमा आगा की नानी उनके बॉलीवुड में काम करने के खिलाफ थीं। बताया जाता है कि राज कपूर साहब तब सलमा आगा को लेकर एक फिल्म में लॉन्च करने वाले थे, खुश रंग ही ना। लेकिन सलमा आगा की नानी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यही नहीं, सलमा आगा की नानी ने राज कपूर से यहाँ तक कहा था कि कोई भी डायरेक्टर सलमा आगा को अपनी फिल्मों में ना ले, और यही वजह थी जिसके चलते सलमा आगा को बॉलीवुड में पैर टिकाने में खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन विधि के विधान को कौन रोक सकता है दोस्तों। निकाह फिल्म से सलमा बॉलीवुड में फेमस हुई थी, लेकिन ये फिल्म भी उन्हें बहुत इत्तेफाक से मिली थी। दरअसल हुआ यूं था कि सलमा आगा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो एक गाने के सिलसिले में नौशाद साहब के घर पहुंची थी। यहाँ उनकी मुलाकात BR चोपड़ा से हुई थी। लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले। BR चोपड़ा को सलमा आगा की आवाज बहुत पसंद आई। जिसके बाद सलमा आगा फिल्म निकाह के लिए फाइनल कर ली गई थी। और जिस वक्त हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है, फिर कुछ चाहिए नहीं होता दुनिया से। दोस्तों, निकाह फिल्म बनाने में BR चोपड़ा को कई मुश्किलें आईं। शुरू होने से पहले ही कई लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी तरह यह फिल्म पूरी हुई। फिल्म के अलावा इसके सारे गाने सुपरहिट हुए। हुए लम्हों की कसक जो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी डॉक्टर अचला नागर ने लिखा था। इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखिका सहित कई अन्य पुरस्कार भी मिले। मैं औरत, नूर की वो बूंद मर्द में पूरी की पूरी समा गई। उस दौर में इस फिल्म को लेकर बहुत ही विवाद खड़ा हो गया था। मेकर्स और फिल्म के खिलाफ 34 केस दर्ज हो चुके थे। निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा के लिए ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को उठाना आसान नहीं था। मारो, मारते क्यों नहीं अपनी बीवी को? एक जानवर और कर भी क्या सकता है? नीलूफर, चिल्लाओ मत। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान फिल्म को लेकर खूब विवाद हुआ। दरअसल फिल्म का टाइटल पहले तलाक 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 था और फिल्म मुस्लिम प्रथा तलाक पर आधारित थी। इन्होंने
तलाक गाली की तरह दी, आपने तोहफे की तरह। इन्होंने तलाक देकर अपना हक जताया। लिहाजा उस दौर के रूढ़िवादी मुसलमानों को न तो टाइटल पसंद आया और न ही फिल्म की कहानी पसंद आई। फिल्म निकाह के खिलाफ कुछ मुस्लिम संगठनों ने थिएटर्स के बाहर पोस्टर लगाकर फिल्म ना देखने की अपील भी की थी। विरोधकर्ताओं का कहना था कि इस फिल्म ने इस्लाम धर्म के साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है, और वो मजाक ये है कि अगर कोई व्यक्ति बी.आर. चोपड़ा की ये फिल्म तलाक 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 देखता है और देखने के बाद अगर वो घर जाता है और कहीं गलती से भी उसकी बीवी ने पूछ लिया कौन सी फिल्म देखकर आए हो, तो शौहर क्या जवाब देगा? क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार कोई भी शौहर अपनी बीवी को तलाक 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 3 बार अगर कहते तो उसे तलाक माना जाता है। बी.आर. चोपड़ा को बात समझ में आई और उन्होंने इस फिल्म का नाम तलाक 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 से निकाह रख दिया। इस फिल्म का विरोध जितना ज्यादा हुआ, दर्शकों की संख्या उसके दुगने अनुपात में बढ़ती गई, लेकिन लोगों ने फिल्म को इतना पसंद किया कि इस फिल्म को देखने के लिए टिकटों की लाइन कभी खत्म ही नहीं होती थी। दोस्तों, इस फिल्म में पाकिस्तानी गायिका सलमा आगा, राज बब्बर और दीपक पराशर लीड रोल में नजर आए थे। सलमा आगा ने फिल्म में नीलोफर का किरदार निभाया था। दोस्तों, स्टार कास्ट की वजह से शुरुआत में तो इस फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन बाद में धीरे धीरे फिल्म सफलता की ओर बढ़ने लगी। माउथ पब्लिसिटी का इस फिल्म को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तलाक देता हूँ। वसीम, तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं। तलाक। फिल्म निकाह के सफल होने के बाद सलमा आगा रातों रात स्टार बन गई। सुना रहा ये समा, सुनी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सफलता कुछ कायदे कानून लेकर आती है, और जो भी इस कायदे कानून को तोड़ता है उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। चूंकि सलमा आगा रातों रात स्टार हो गई थी, उसके बाद वो फिल्मों में काम करने की शर्त रखने लगी, और वो शर्त ये थी कि वो अपने गाने खुद ही गाएंगी। जो सलमा आगा की शर्त को मान जाता, सलमा आगा उसकी फिल्म साइन कर लेती। लेकिन बहुत से ऐसे भी निर्माता थे जिन्हें सलमा की ये शर्त मंजूर नहीं थी, इसलिए उन निर्माताओं ने सलमा आगा को अपनी फिल्म से हटा दिया। और दूसरी तरफ सलमा आगा का निजी जीवन भी दोस्तों इश्क में मशगूल हो रहा था। उनके इश्क मोहब्बत के किस्से में एक किस्सा आता है। महमूद सिप्रे सलमा आगा से शादी करना चाहते थे। महमूद सिप्रे न्यूयॉर्क के एक व्यवसायी थे जो सलमा आगा से निकाह करना चाहते थे। इसके लिए महमूद सिप्रे ने सलमा आगा के साथ एक चाल चली। वो फिल्म निर्माता बन सलमा आगा से मिले और उन्होंने सलमा आगा के साथ एक साथ 3 फिल्म बनाने का प्रस्ताव रख दिया। सलमा आगा को महमूद सिप्रे का अंदाज बहुत पसंद आया और वो महमूद सिप्रे के प्यार में पड़ गई, और उसके बाद कुछ ही समय में इन दोनों ने शादी भी कर ली। निकाह के बाद महमूद सिप्रे और सलमा आगा के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे और उन्होंने बहुत जल्द एक दूसरे से तलाक ले लिया। रही बात उन 3 फिल्मों के बनने की, तो साहब वो फिल्म बननी ही कब थी। सलमा आगा का फिल्मोग्राफी देखें तो फिल्म निकाह के बाद सलमा आगा ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ कसम पैदा करने वाली की, फिल्म सलमा, राजेश खन्ना के साथ ऊंचे लोग, जंगल की बेटी, 5 फौलादी, महावीरा और मिथुन चक्रवर्ती के साथ दूसरी फिल्म पति पत्नी और तवायफ, फिरोज खान के साथ मीत मेरे मन के। साल 1996 में सलमा आगा की अब तक की आखिरी फिल्म रिलीज हुई राज बब्बर के साथ गहरा राज। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, कहना तुम ये किसी से। रही बात सलमा आगा की गायकी की, तो उनकी आवाज तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी आवाज हिंदी सिनेमा के सभी अभिनेत्रियों पर फिट नहीं बैठती। मेरा नाम सलमा, सलमा, सलमा मेरा। जैसे लता जी सुमन कल्याणपुर की बैठ जाती थी, इसलिए उनकी गायकी का दायरा भी
धीरे धीरे सिमटने लगा। लेकिन दोस्तों, सलमा आगा के साथ एक दिलचस्प बात थी कि उनके गाए गाने पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनके गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। इसी बीच सलमा आगा को हिंदी सिनेमा की मीडिया ने वन फिल्म वंडर की उपाधि दे दी। इसलिए सलमा आगा ने पाकिस्तान का रुख किया, बैक टू पवेलियन, और वहां कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में काम करना शुरू किया। उसी फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता जावेद शेख से हुई, जो बाद में सलमा आगा ने जावेद से ही निकाह कर लिया। मैंने कबूल किया। जो चीजें किस्मत में हो उनको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन दोस्तों, सलमा आगा और जावेद शेख का निकाह कुछ ही महीनों तक चला। सलमा आगा ने जावेद शेख से तलाक लेकर पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर रहमत खान से 1989 में दूसरा निकाह किया। मैंने कबूल किया। इन दोनों का निकाह काफी समय तक टिकाऊ रहा, लेकिन साल 2010 में सलमा आगा का रहमत खान से भी तलाक हो गया। तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं, तलाक नहीं। उसके बाद सलमा आगा ने दुबई के एक बिजनेसमैन मंजर शाह से अपना तीसरा निकाह किया, मैंने कबूल किया, जो अभी तक कायम है। सलमा आगा और रहमत खान से उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। दोस्तों, सलमा आगा का निजी जीवन और उनकी फिल्मोग्राफी को देखें, जो बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन एक बात तो सीधे तौर पे नजर आती है कि सलमा आगा ने अपने करियर को ठीक से प्लान नहीं किया। वो कभी भारत में मिलती तो कभी पाकिस्तान में, और इसके अलावा इनकी शादी और इनके तलाक के चर्चे हिंदुस्तान में भी थे और पाकिस्तान में भी। सलमा आगा ने अपने फिल्मी करियर में रही सही कसर खुद ही से पूरी कर ली, और वो कसर थी B.R. चोपड़ा को फिल्म के म्यूजिक को लेकर कोर्ट में घसीटने का। दरअसल सलमा आगा चाहती थी कि फिल्म में उनके गाए गाने की राइट्स उन्हें दिया जाए, लेकिन B.R. चोपड़ा सलमा आगा के इस मांग के खिलाफ थे। बात बनी नहीं, इसलिए सलमा आगा ने B.R. चोपड़ा को कोर्ट में घसीट लिया। जब ये खबर सिनेमा जगत में पहुंची तो सभी फिल्म निर्माताओं ने सलमा आगा के इस हरकत से उनसे कन्नी काटने लगे, क्योंकि कोई भी सलमा आगा के साथ काम इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्हें लगता था कि B.R. चोपड़ा की तरह उन्हें भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक तो सच्चाई है दोस्तों, सलमा आगा हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में हमेशा अंकित रहेंगी, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपनी एक जबरदस्त पहचान बनाई, और वो पहचान हमेशा बनी रहेगी। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी फरमाइश या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे हिंदी सिनेमा से जुड़े ऐसे ही कई नायाब किस्सों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।